हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो हमारे यूनिट नंबर 3 रह गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। डीसीए का जो हमारा यूनिट नंबर 3 है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का, उसकी यूनिट नंबर 3 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो अब पहले जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी यह वह मेमोरी होती है जो सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखती है, अर्थात करंट के बंद होते ही सूचनाएं नष्ट हो जाती है। यह मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी के जो कार्य करने की जो गति रहती है, उसकी स्पीड रहती है, वो बहुत ही तीव्र या फिर सिर्फ तीव्र होती है। यह सिस्टम में स्थायी रूप से लगी रहती है। प्राइमरी मेमोरी सिस्टम में स्थायी रूप से लगी रहती है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी संग्रहित सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को प्राइमरी मेमोरी प्रभावित करती है। यह मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में होती है। यह दो प्रकार की मेमोरी होती है, पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी, जो मेन मेमोरी होती है, उसके होने के कारण इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। यह इनबिल्ट मेमोरी होती है, अर्थात यह मेमोरी कंप्यूटर में पहले से लगी होती है। अब हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करके रखती है, अर्थात करंट के बंद हो जाने के बाद भी इसमें सूचनाएं यथावत बनी रहती है। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी कार्य करने की विधि प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। यह सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से नहीं लगी रहती। सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को प्रभावित नहीं करती है। सेकेंडरी मेमोरी के जो उदाहरण है वो हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फ्लॉपी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया या पेन ड्राइव आदि के रूप में सेकेंडरी मेमोरी होती है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। ठीक है। इन्हें उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को स्टोर होने के बाद यदि आपके कंप्यूटर की लाइट चली जाए या कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए, तब भी इन सेकेंडरी डिवाइस में से यानी कि इन सेकेंडरी मेमोरी में से आपका डाटा डिलीट नहीं होता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी में अगर आपका डाटा हो और उस टाइम पर अगर लाइट चली जाए, तो प्राइमरी मेमोरी में से आपने जितना भी वर्क करा हो, जितना भी सब कुछ डाटा बना के उस प्राइमरी मेमोरी में सेव करा हो, वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती है। इनका प्रयोग करने के लिए इन्हें कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है। अब हमारी यूनिट नंबर जो 3 है, उसका अगला क्वेश्चन है डाटा एक्सेस करने की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा एक्सेस करने की विधि यानी कि डाटा अभिगमन विधियाँ। कंप्यूटर में स्थित फाइल में स्टोर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने, मेमोरी द्वारा रीड करने की मेथड को एक्सेस मेथड कहा जाता है। कंप्यूटर में एक्सेस मेथड एक प्रोग्राम या हार्डवेयर तंत्र है जो कंप्यूटर और आउटसाइडिंग डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर अन्य स्टोरेज डिवाइस या डिस्प्ले टर्मिनल के बीच डेटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल को एक्सेस करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है
डायरेक्ट एक्सेस यानी कि सीधे अभिगमन, दूसरा है क्रमिक एक्सेस यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस, और तीसरा है हमारा इंडेक्स सीक्वेंशियल अभिगमन यानी कि इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, तो अब हम जानेंगे पहला वाला जो पॉइंट है हमारा ये वाला डाटा एक्सेस मेथड के बारे में। तो डाटा एक्सेस मेथड के बारे में चलिए शुरू करते हैं। डाटा एक्सेस मेथड में डाटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है एवं किसी भी क्रम में डाटा को स्टोर किया जा सकता है ठीक है, इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेथड में, तथा इसकी डाटा एक्सेस करने की गति यानी कि सीरियल एक्सेस यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस विधि की तुलना में यह अधिक होती है। सीधे अभिगमन यानी कि डायरेक्ट एक्सेस की आवश्यकता वहाँ अधिक होती है जहाँ आंकड़ों को किसी भी क्रम में प्राप्त करना पड़ जाता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए ग्रामोफोन या फिर ऑडियो कैसेट्स। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यानी कि क्रमिक एक्सेस विधि। तो इस क्रिया में यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड की प्रक्रिया में स्टोरेज डेटा को उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम में डाटा स्टोर किया जाता है। इस क्रिया को सीरियल एक्सेस विधि भी कहा जाता है। इसका प्रयोग उन संस्थाओं में होता है जहां पर अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर किया जाता है और उसका उसी क्रमानुसार काम में लिया जाता है। पुराने समय में प्रयोग होने वाली ऑडियो और वीडियो टेप कैसेट में इसी विधि का प्रयोग डाटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता था। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में आज भी डाटा का बैकअप लेने के लिए एवं उसको एक्सेस करने के लिए इस सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का यूज़ किया जाता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वो है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यानी कि इंडेक्स सीक्वेंशियल अभिगमन विधि। इसमें डाटा एक्सेस तथा सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड दोनों का जोड़ होता है। इसमें डाटा को सीक्वेंशियली स्टोर किया जाता है तथा उस डाटा को हम किसी भी क्रम में प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इसमें डाटा को स्टोर करते समय एक इंडेक्स तैयार हो जाती है। इस इंडेक्स में उस डाटा का सही पता मौजूद होता है जिसकी सहायता से हम उस डाटा को देख सकते हैं। यह किताबों में इंडेक्स पेज की तरह होता है। इसमें डाटा का पता खोजने में ज़्यादा समय नष्ट नहीं होता है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि डॉक्टर शर्मा का कमरा। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक डॉक्टर शर्मा है, उन डॉक्टर शर्मा का जो कमरा पता करने के लिए बिल्डिंग की डायरेक्टरी या इंडेक्स देखेंगे तथा उनकी मंजिल और कमरे का नंबर ज्ञात करेंगे। इस तरीके में सारे रिकॉर्ड क्रम से लगे हुए रहते हैं तथा इंडेक्स यानी कि तालिका इंडेक्स टेबल का प्रयोग सारे रिकॉर्ड्स जल्दी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस तरीके में रिकॉर्ड को तो किसी भी प्रकार से स्टोर कराया जा सकता है परंतु सारे रिकॉर्ड्स इंडेक्स तालिका में क्रमानुसार लगे रहते हैं। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जीप ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, वीसीडी, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी, आरडब्ल्यू, हाँ, वीडियो डिस्क हो गया, ब्लू रे डिस्क या फिर फ्लैशेंस, एमएमसी, मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टार्ट ड्राइव, सीसीडी। ठीक है, ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को एलेक्सेरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है
इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डर को खोलकर देख सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं एवं इसको एक यूज़र्स के द्वारा दूसरे यूज़र्स को भी आसानी से भेज सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, साथ ही नया डाटा इसमें डाल भी सकते हैं, ठीक है, अधिक कार्य कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी स्थानांतरीय यानी कि जो भी ट्रांसफरेबल होता है एवं डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से सीधी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या फिर आपका मान लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया या फिर ऑप्टिकल डिस्क हो गया या मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आदि सब होते हैं, ठीक है। अगर अब हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क या HDD एक ही बात है ना। ये एक फिजिकल डिस्क होती है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में ये फ़र्क होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज़ है जो स्टोर करने के लिए काम में आती है, लेकिन रैम उस स्टोरेज में रखी चीज़ों को चलाने के काम में आती है। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम में पड़ी कोई भी जो चीज़ साफ़ हो जाती है, लेकिन HDD में कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा इरेज नहीं होता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती हुई रहती है। जितनी तेज डिस्क घूमती है उतनी ज़्यादा तेज़ी से डेटा को स्टोर या रीड कर सकती है। हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड को हम RPM यानी कि रिजोल्यूशंस पर मिनट से नापते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हार्ड डिस्क 5400 RMP या 7200 RMP की होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है 7200 RPM की हार्ड डिस्क 5400 RPM वाली से ज़्यादा तेज़ होती है। अब इसकी संरचना एवं कार्यविधि किसकी, हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक हेड होता है। हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल स्लैट होती है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी रहती है। हार्ड डिस्क के ऊपरी सतह पर एक निचली सतह पर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता है, बाकी सभी सतहों पर डाटा को स्टोर किया जाता है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये सेक्टर में डाटा स्टोर होता है एवं एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। डाटा को स्टोर एवं पढ़ने के लिए 3 तरह के समय लगते हैं जो निम्न है। पहला है सीक टाइम, दूसरा है लेटेंसी टाइम, तीसरा है ट्रांसफ़र टाइम, ठीक है। तो सीक टाइम में डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने वाला एक ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। साथ ही ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। और तीसरा है कि सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफ़र रेट कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, ये जो सारे मैं डिवाइसों के आपके बारे में बता रही हूँ ना, चाहे वो क्या बोलते हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस हो या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर हो या फिर क्या कह सकते हैं इनपुट आउटपुट्स के जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन से रहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से रहते हैं, इनमें भी ऊपर नीचे करके ना आपको एग्ज़ाम्स में इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं या फिर आपको कह सकते हैं कि इन 4-5 में से किसी के ऊपर भी एक पैसेज लिखकर बताइए, टिप्पणी लिखकर बताइए। तो ये खास करके जो बड़े बड़े जो आंसर्स रहते हैं ना, जिनमें पॉइंट्स रहते हैं, उसे तो आप अच्छे से याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। क्योंकि जब मेरा टाइम था तो मुझसे भी मेरे सर मैडम ने ऐसे ही बोला था, तो वाकई में उस टाइप से आंसर घुमा फिरा के पूछते हैं।
क्वेश्चन रहता है वही। अच्छा 4-5 पेज का आंसर रहता है उसका, लेकिन उसी आंसर्स के ना टुकड़े टुकड़े करके 2-3 क्वेश्चन में पूछ देते। अब जैसे कि मुझसे पूछा तो उन्होंने मेरे एग्ज़ाम टाइम पे पूछा था कि इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन था मेरी बुक में कि इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस के क्या क्या प्रकार होते हैं, उसकी विशेषता बताइए, गुण बताइए, दोष बताइए। तो उन्होंने एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन बता दिया उन्होंने कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताइए, फिर बोल दिया उन्होंने कि इनपुट डिवाइस के बारे में बताइए, फिर अगला क्वेश्चन बना दिया कि इनपुट डिवाइसेस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और उन प्रकार में से सारे कुछ 5 पॉइंट्स के वो डिटेल पूछते हैं, या फिर जितने भी पॉइंट्स अपन लिखते हैं या फिर उनमें से ही कुछ दे देते हैं, या फिर वही साथ में क्वेश्चन के साथ में भी पॉइंट दे देते कि ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, इन 3 डिवाइस में से कोई 2-1 का समझाओ, वो भी अच्छा 2 पेज का 3 पेज का। तो ये आप ध्यान रखना है, इससे ना आपके आंसर्स भी ना अच्छे अगर लिखते हैं आप, तब जाकर आपको उस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत ही आता है, अगर आपने 2-3 लाइन भी लिख दी ना तो पासिंग नंबर तक के चलेगा, लेकिन अपने को पासिंग नहीं चाहिए ना, अपने को अच्छे नंबर चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि पूरा अच्छे से भर के लिखिए, ठीक है। अगर आप एक डिवाइस के बारे में अगर समझ जाते हैं ना तो आप उसके ऊपर अपने मन से पूरा लिख सकते हैं। कंप्यूटर्स के जो आंसर याद करना इतना कठिन भी नहीं होता है, सिंपल होता है। जो व्यक्ति अगर कंप्यूटर का प्रैक्टिकल अगर करके देखता है तो उसको क्वेश्चन आंसर्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, वो हल्का हल्का ऊपर ही पढ़ लेता है तो उसको समझ में आ जाता है कि कैसे याद करना है, क्या याद करना है। तो जैसे कि अगर मैंने कंप्यूटर पे वर्क करा है तो मुझे पता रहेगा कि अगर मैं माउस से राइट क्लिक इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये वाला फ़ोल्डर खुलेगा, इस फोल्डर में ये ऑप्शंस रहते हैं, इन ऑप्शंस में से इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, और इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा ये तो आपको पता ही रहता है, तो इतना कठिन नहीं है। कंप्यूटर का याद करना मतलब एक तरह से हिंदी के सब्जेक्ट में किसी भी एक टॉपिक पे उठा के आपको दे दो, भले अपने ज़माने भर के निबंधों ने ऐसे उन पढ़े नहीं हो, लेकिन आप उस पर आराम से हिंदी का निबंध लिख सकते हो किसी भी चीज़ पे। चाहे आपको ले लीजिए विज्ञान के चमत्कार, ये तो पूछते हैं, मेरे टाइम पे भी पूछा ही था। तो इसलिए आप जो पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उस पर आप ज़्यादातर गौर करिए, ठीक है। चलो आप सीखते हैं। अपना है अगला क्वेश्चन है क्या था, फ्लॉपी डिस्क, है ना। तो शुरू करते हैं। फ्लॉपी डिस्क यानी कि यह प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जिस पर फ्लॉपी डिस्क यह एक प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत पड़ी रहती है। यह बहुत ही लचीली प्लास्टिक की बनी हुई होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं। यानी कि फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत पड़ी रहती है। यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी हुई होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। जिस पर प्लास्टिक का कवर होता है जिसे जैकेट कहते हैं। फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना हुआ होता है जिसे हम ड्राइव की डिस्क जिस पे हम ड्राइव की जो डिस्क रहती है वो क्या रहती है, घूमती हुई रहती है। इस फ्लॉपी डिस्क में 80 डेटा ट्रैक्स होते हैं और प्रत्येक ट्रैक में 64 वर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है। यह मैग्नेटिक टेप के समान कार्य करती है जो 360 आरपीएम प्रति मिनट की दर से घूमती हुई रहती है, जिससे इसकी रिकॉर्डिंग हेड के खराब हो जाने की समस्या उत्पन्न होती है। अब हम जानेंगे इसके बारे में, फ्लॉपी डिस्क के जो प्रकार रहते हैं उसके बारे में। तो आकार की दृष्टि से फ्लॉपी डिस्क 2 प्रकार की होती है। पहला है 5.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, या फिर 3.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। तो 5.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क, इसका आविष्कार सन 1976 में किया गया था। यह भी प्लास्टिक की जैकेट से सुरक्षित रहती है। इसकी संग्रहण क्षमता 360 KB से 2.44 MB तक की होती है, ठीक है। और 3.5 व्यास वाली जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसका प्रयोग सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है, जो पिछली फ्लॉपी की अपेक्षा छोटी होती है। इसकी संग्रहण क्षमता यानी कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 310 KB से 2.88 MB तक होती है।
अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता होता है। मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह होता है। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग भी बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो फिर मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह होता है। मैग्नेटिक टेप का यूज़ बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सस्ते होते हैं। आज भी इसका प्रयोग डेटा का बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार यानी कि सर्कल पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है जिस पर डाटा एक फ्लैट सतह के अंदर फिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को ऑप्टिकल के द्वारा स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क दो प्रकार की होती है, पहला है सीडी और दूसरा है डीवीडी। सीडी सबसे पहले सीडी के बारे में बात करते हैं। तो सीडी सबसे पहले बात करते हैं सीडी की। जो सीडी का जो कम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी पुकारते हैं। यह एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डेटा का सेव करता है, जो हमारे डिजिटल डेटा को सेव करता है। एक समय था जब हम रील वाले कैसेट प्रयोग करते थे। सीडी के आविष्कार ने ही बाजार में कैसेटों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। एक स्टैंडर्ड सीडी में करीब 700 MB का डेटा सेव किया जा सकता है। सीडी में डाटा के फॉर्म में सेव होता है। दरअसल सीडी ड्राइव में लगा हुआ लेज़र सेंसर सीडी के डॉट्स के रिफ्लेक्ट लाइट को पढ़ता है और हमारी डिवाइसेस में इमेज क्रिएट करता है। अब बात करेंगे हम डीवीडी की। तो डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी के बाद डीवीडी का आगाज़ हुआ। वैसे तो देखने में दोनों सीडी और डीवीडी दोनों एक ही जैसे लगते हैं, मगर इनकी डेटा कैपेसिटी में अंतर होता है। सीडी के मुकाबले डीवीडी में ज़्यादा डेटा सेव किया जा सकता है। मतलब डीवीडी में यूज़र करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा इसमें सेव कर सकता है, जबकि डीवीडी में आने के बाद बाज़ार में सीडी की मांग में भारी कमी देखी गई है। अब हम बात करते हैं फ्लैश ड्राइव की। तो पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा फ्लैश ड्राइव का यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में अलग से यूज़ किया जाता है। यह आकार में बहुत छोटे तथा हल्की भी होती है। इसमें स्टोर डेटा को पढ़ा भी जा सकता है और उसमें सुधार भी किया जा सकता है। फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव में एक छोटा पेराइट सर्किट बोर्ड होता है जो प्लास्टिक या धातु के कवर से ढका हुआ होता है, इसलिए यह मजबूत होता है। यह प्लग एंड प्लाई उपकरण है, यानी कि यह एक प्लग एंड प्लाई डिवाइस है। आज यह सामान्य रूप से 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB एंड 128 GB आदि क्षमताओं में उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड की, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड छोटा स्टोरेज माध्यम माना जाता है जिसका उपयोग आमतौर पर सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड एक प्रकार का स्टोरेज मीडिया है जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फ़ोटो, वीडियो या अन्य डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर मेमोरी कार्ड का उपयोग करने वाले उपकरणों में डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमकॉर्डर, हैंडहेल्ड कंप्यूटर
MP3 प्लेयर, PDA, सेल फोन, गेम कंसोल और प्रिंटर शामिल है। इसका उपयोग छोटे पोर्टेबल और दूरस्थ कंप्यूटर उपकरणों के लिए भी किया जाता है। मेमोरी कार्ड के प्रकार के आधार पर स्टोरेज स्पेस की मात्रा भी भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि सामान्य तौर पर अधिकांश मेमोरी कार्ड आज आकार में 4 GB यानी कि गीगाबाइट से लेकर 120 GB तक होते हैं। पुराने मेमोरी कार्ड 4 GB से भी छोटे होते थे। बाजार पर विभिन्न प्रकार के मेमोरी कार्ड उपलब्ध है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्रकार के जो मेमोरी कार्ड की अधिकृत जानकारी के लिए निम्न प्रकार के जो हमारे रहते हैं, ये GB वाले, गीगाबाइट से लेकर ये सब हमारे मेमोरी कार्ड, ये कुछ मतलब जो बाज़ारों में ज़्यादातर बिकते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। वो है, पहला है हमारा CS यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लैश, दूसरा है हमारा माइक्रो SD, तीसरा है MMC, फोर्थ है SD कार्ड, फिफ्थ है SDSC कार्ड, फिफ्थ है स्मार्ट मीडिया कार्ड, सिक्स्थ है सोनी मेमोरी स्टिक और हमारा सेवन्थ और आखिरी है XD पिक्चर कार्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जिप ड्राइव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिप ड्राइव एक छोटी पोर्टेबल डिस्क ड्राइव है जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत कंप्यूटर फाइलों का बैकअप लेने और स्टोर करने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क युक्त जिप ड्राइव को 1990 के मध्य लिमोएगा कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। जिप ड्राइव और डिस्क दो आकारों में आते हैं। पहला है 100 मेगाबाइट का आकार वास्तव में तथा कई बाइट वाला डेटा होता था जो 70 फ्लॉपी डिस्केट्स के बराबर होता है। ठीक है, और 250 मेगाबाइट ड्राइव और डिस्क भी है। तो लोग मेगा जिप ड्राइव और सॉफ्टवेयर उपयोगिता के साथ आता है जो आपको अपनी हार्ड ड्राइव की संपूर्ण सामग्री को एक या अधिक जिप डिस्क पर कॉपी कर देता है। यह लॉन्च के समय लोकप्रिय था क्योंकि प्रति स्टोरेज इकाई लागत हार्ड डिस्क की तुलना में कम थी और यह एक फ्लॉपी डिस्क की तुलना में बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती थी। जिप ड्राइव तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र करने में सक्षम, टिकाऊ और विश्वसनीय थे। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को राइट, रीराइट और एक्सेस करने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग करता है। यह एक चुंबकीय कोटिंग के साथ कवर किया गया है और ट्रैक्स, स्पॉट्स और सेक्टर्स के रूप में डेटा को संग्रहित करता है, स्टोर करता है। हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क चुंबकीय डिस्क के सामान्य उदाहरण हैं। चुंबकीय डिस्क में मुख्य रूप से एक घूर्णन चुंबकीय सतह, रोटिंग मैग्नेटिक सरफेस और एक यांत्रिक भुजा यानी कि मैकेनिकल आर्म होता है जो उस पर चलती रहती है। मैकेनिकल आर्म का उपयोग डिस्क में पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है और चुंबकीय डिस्क पर डेटा को एक चुंबकीय प्रक्रिया का प्रयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। डेटा को डिस्क पर ट्रैक और सेक्टर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जहां ट्रैक डिस्क के परिपत्र विभाजन होते हैं, ट्रैक को उन क्षेत्र में विभाजित किया गया है जिनमें डेटा के ब्लॉक है। चुंबकीय डिस्क पर भी सभी पढ़ने और लिखने का कार्य क्षेत्रों पर किया जाता है। आज हमने पढ़ा DCA का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में यूनिट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर ड्राइव का नामकरण यानी कि ड्राइव नेमिंग कन्वेंशन इन PC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइव
नेमिंग कन्वेंशन इन पीसी, यानी कि कंप्यूटर ड्राइव का नामांकन। इस क्वेश्चंस के बाद हमारी जो ये यूनिट नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाएगी। अगला वीडियो रहेगा हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर DCA का, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, उसके यूनिट नंबर 4 के हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट कंप्लीट करने से पहले आखिरी क्वेश्चन हमारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो है कंप्यूटर ड्राइव का नामांकन। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में ड्राइव का नामकरण कैसे करते हैं, यानी कि ड्राइव नेमिंग ऑफ कन्वेंशन इन पीसी। जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था उस समय कंप्यूटर में किसी भी तरह के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर में कुछ भी सेव करके नहीं रख सकते हैं। फिर हमारे सामने कुछ ऐसे कंप्यूटर आए जो आम लोगों की पहुंच से दूर थे। इनका प्रयोग कंपनी, ऑफिस, बैंक आदि में स्टोर किया जाता था, लेकिन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। बिना फ्लॉपी डिस्क के कंप्यूटर चालू नहीं होता था। यह कंप्यूटर का पहला स्टोरेज डिवाइस था, इसलिए इसलिए इस फ्लॉपी डिस्क का नाम ए रखा गया तथा इसके बाद एक और फ्लॉपी डिस्क बनाया गया जिसका नाम बी ड्राइव रखा गया। इस तरह कंप्यूटर को रन करने के लिए दो अलग अलग ड्राइव बनाए गए हैं जिसका नाम ए और बी रखा गया है। इस तरह के कंप्यूटर को रन करने के लिए दो अलग अलग ड्राइव बनाई गई है जिनका नाम ए और बी रखा गया, लेकिन फ्लॉपी में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे और जो भी डाटा होता था वो ज़्यादातर सिक्योर नहीं होता था, यानी कि डाटा डिलीट या फिर ख़राब होने का भी खतरा बना रहता था। इसी कारण हार्ड ड्राइव का आविष्कार हुआ और 1980 के बाद कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का प्रयोग होने लगा। इसमें आपका डाटा सेफ रहता है और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल ड्राइव आने लगे जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि। अब सिस्टम में ए और बी ड्राइव तो पहले से ही फ्लॉपी डिस्क के लिए रिज़र्व हो चुका था, ठीक है, पहले से ही रिज़र्व हो चुका था। अब कंप्यूटर में जो भी विंडो इंस्टॉल करते थे वो हमेशा सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होता है, क्योंकि ए और बी ड्राइव अभी भी फ्लॉपी डिस्क के लिए रिज़र्व है। सी ड्राइव के बाद डी, ई, एफ, जी यह क्रम अल्फ़ाबेटिकली बढ़ता जाता है। आप अपने कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगाते हैं उस हार्ड डिस्क की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे ड्राइव कहते हैं, और इसी कारण सी ड्राइव के बाद ड्राइव का नाम डी, ई, एफ दिया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि आपने अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को 3 भागों में बांटा तो आपके कंप्यूटर में सी, डी और ई ड्राइव बनेंगे, ठीक है। अब यदि आप अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या लगाते हो तो आपके कंप्यूटर में आपको ई ड्राइव के बाद एफ ड्राइव दिखने लगेगा। इसी के साथ अगर आप एक और पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो एफ ड्राइव के बाद आपको जी ड्राइव दिखने लगेगा। यदि आप चाहें तो बाद में भी ड्राइव का नाम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो अभी हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई DCA का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में और यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो कुल हमारी हर सब्जेक्ट में हमारी 5-5 यूनिट रहती है। तो हमारी यूनिट नंबर 3 आप कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ठीक है ना। आपके लाइक की गिनतियों के अनुसार मुझे पता चलेगा कि इतने व्यक्तियों को या फिर इतने मेरे स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो पसंद आई है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे, ठीक है।
तो ये हमारा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार मैंने आपको डीसी के हिंदी नोट्स आपको बता दी हैं। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यूनिट नंबर 4 के साथ।